हेलो दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सर अब हम चैप्टर के हिसाब से पढ़ें तो ठीक रहेगा, तो बिल्कुल आपके कहने पर हमने चैप्टर वाइज वन शॉर्ट क्लास स्टार्ट कर दी है और बहुत ही जल्दी हम इसे कंप्लीट करेंगे। हिंदी में पहला चैप्टर हमारा जो है जयशंकर प्रसाद साहब का देवसेना का गीत और कार्नेले का गीत, इसकी वन शॉर्ट क्लास में आपके लिए लेकर के आया हूँ, जहाँ सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न करेंगे, उसके बाद लघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे और बाद में हम उसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपके सामने कुछ प्रश्न है जो परीक्षा के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उसी प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि देवसेना का गीत में देवसेना ने अपने जीवन की आखिरी आशा क्यों त्याग दी थी। अब पहले तो ये देखो कि उसके जीवन की आखिरी आशा थी क्या। भाई, उसने जीवन भर स्कंदगुप्त का इंतजार किया था, उसने जीवन भर स्कंदगुप्त को चाहा था और अंत तक केवल उसी के लिए वो जी थी। लेकिन स्कंदगुप्त उसके पास आया नहीं था, अंतिम समय में जरूर आया था लेकिन वह व्यर्थ था क्योंकि अब उसकी एज ढल चुकी थी। तो उसकी अंतिम आखिरी जीवन की आखिरी आशा क्या थी, उसने त्याग दी। तो उसकी आखिरी इच्छा थी स्कंदगुप्त द्वारा उसका प्रेम ठुकराया जाना। मतलब उसने आखिरी इच्छा जो थी वो भी त्याग दी। क्यों त्याग दी? क्योंकि स्कंदगुप्त ने उसे ठुकरा दिया था। इसलिए अब वो वेदना से, अपने जीवन की पीड़ा से विदाई लेना चाहती है। वो कहती है, आह वेदना मिली विदाई। मतलब अब वो है अपने उसके प्रेम को त्याग करके, जो एक भ्रम था उसके जीवन का कि स्कंदगुप्त शायद उसे चाहेगा, स्कंदगुप्त उसे लेने के लिए आएगा, लेकिन स्कंदगुप्त तो विजया के स्वप्न देखता था, वहां कहाँ आने वाला था। तो इसीलिए अब वो है जो उसकी आखिरी इच्छा थी उसे भी उसने त्याग दिया। तो ऑप्शन राइट ए रहेगा। क्यों त्याग दिया? क्योंकि स्कंदगुप्त द्वारा उसका प्रेम ठुकराए जाने पर। स्कंदगुप्त ने उसका प्रेम क्यों ठुकराया था? क्योंकि स्कंदगुप्त जो है वो मालवा के धनकुबेर की पुत्री विजया को चाहता था। आंसर इसका रहेगा भाई, वो विजया को चाहता था, विजया। तो इसीलिए वो जो है वो उसको लेने के लिए नहीं आया और इसने अपना पूरा जीवन जो है वो व्यतीत कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। गीत में मुख्य रूप से किस देश की सुंदरता का वर्णन है? तो भाई इस गीत में भारत की सुंदरता का वर्णन है। कौन कर रहा है वर्णन? तो ये जो है वो कार्नेलिया कर रही है भाई। ये गीत कार्नेलिया कार्नेलिया भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है, ये प्राकृतिक सुंदरता से युक्त, लालिमा से युक्त, हरियाली से युक्त प्यारा सा हमारा भारत देश है, ऐसा वो कह रही है। तो कार्नेलिया कौन है दोस्तों? याद रखना, कार्नेलिया जो है, कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति, सिकंदर का सेनापति। सिकंदर क्या हुआ था, जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो वो सिंधु नदी को उसकी सेना ने पार करने से मना कर दिया। तो सिकंदर तो वापस चला गया था, लेकिन वो अपने सेनापति को कुछ सेना के साथ यहाँ पे छोड़ के गया था। तो उसका सेनापति था भाई सेल्यूकस। वो सेल्यूकस है ना, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। तो एक विदेशी होते हुए भी उसने भारत को अपना माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राइट आंसर आपने देखा भारत। तीसरा प्रश्न है कि देवसेना के गीत में श्रमित स्वप्न किसकी तरह लग रहा है? श्रमित का मतलब होता है थका हुआ, श्रमित का मतलब होता है थका हुआ, और स्वप्न मैंने उसका स्वप्न, किसका? देवसेना का स्वप्न। देवसेना का स्वप्न था क्या? स्कंदगुप्त को पाना। लेकिन अब वो स्वप्न थक चुका है। कैसे थक चुका है, किसकी तरह थक चुका है? तो राजा की तरह नहीं भाई, योद्धा की तरह नहीं, कवि की तरह नहीं, पथिक की तरह। यस, एक पथिक जब चलते 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 अंतिम समय में जब थक जाता है, तो उसी तरीके से इसका स्वप्न भी थक चुका है। किसका? देवसेना का। तो राइट आंसर क्या है भाई? पथिक की तरह।
जैसे थका हुआ राही यानी पथिक पेड़ की छाया में सोता है, वैसे ही उसके सपने थक चुके हैं और वो भी अब हमेशा हमेशा के लिए सोना चाहती है। हमेशा हमेशा के लिए मतलब कि वृद्धावस्था है, तो अब एक जो चिर परिचित नींद है जिसे मृत्यु कहते हैं, उसकी गोद में जाना चाहती है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट है चौथा प्रश्न। देवसेना का गीत में आह वेदना मिली विदाई, ब्रह्मवश मैंने संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। तो क्या कहती है, का आशय क्या है भाई, आह वेदना मिली विदाई, किस चीज से विदाई लेने की बात करती है, किस चीज से उसे विदा मिलती है। तो उत्तर क्या है कि देवसेना अपने दुख भरे जीवन और अपने यौवन के भ्रम से हमेशा के लिए विदा ले रही है। उसके यौवन का भ्रम क्या था, जब वो युवती थी, जब वो युवावस्था में थी, तो उसे भ्रम था, उसने ऐसा सोचा था, उसने कल्पना करी थी कि स्कंदगुप्त भी उससे प्रेम करता है और वो उससे लेने के लिए आएगा, लेकिन स्कंदगुप्त नहीं आया, तो ये उसका भ्रम था। तो अब वो अपने क्योंकि उसने इस भ्रम में पूरा जीवन व्यतीत कर लिया, और अब जब वृद्धावस्था और इसके बाद अब उसकी जाने का समय हुआ, तो उसे लगा कि मेरा भ्रम था, और अब वो अपने इस भ्रम से विदा लेना चाहती है। ये 1 नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छी तरह से दोस्तों याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कार्नेलिया के अनुसार भारत देश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। कार्नेलिया क्या कहती है कि जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। अरे भाई, भारत एक ऐसा देश है जहां पर अनजान लोगों को भी आश्रय मिलता है, जहां अनजान लोगों को भी शरण मिलती है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ अनजान और अजनबी लोग, पक्षियों और इंसानों दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल पक्षियों के लिए, भारत भूमि पर, भारतवर्ष में दूसरे विश्व के भिन्न भिन्न देशों से आकर के हजारों लाखों लोग यहाँ पर बसे हैं, तो उनको भी क्या मिलता है, यहाँ पे सहारा मिलता है और आश्रय मिलता है। भारत भूमि की करुणा और दयालुता के बारे में आपको जरूर थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो अगला बच्चों, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है कि मैंने निज दुर्बल पद बल पर हारी होड़ लगाई। इस पंक्ति में देवसेना की क्या मनोदशा प्रकट हो रही है। तो ये ध्यान देना है कि इस पंक्ति में देवसेना की बेबसी और कड़ा संघर्ष प्रकट होता है। वह जानती है, क्या कहती है, मैंने अपने स्वयं के दुर्बल पद बल पर, मतलब मुझे पता था मेरे पांव ज्यादा नहीं टिक पाएंगे, मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं टिक नहीं पाऊंगी। वह जानती थी कि वह कमजोर है और प्रलय यानी दुख से जीत नहीं सकती, बट फिर भी उसने क्या किया, संघर्ष किया। उसने जीवन भर संघर्ष किया, फिर भी वह हार न मानकर लगातार संघर्ष कर रही है। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न आपके यहां बन सकता है परीक्षा के लिए, इसलिए याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, बड़ा प्रश्न। दोस्तों कैसी लगी ये क्लास मुझे बताइए, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम, पर आप मुझे बताइए क्या आप यही चाहते हैं इस प्रकार हम एक एक चैप्टर कवर करते हुए आगे बढ़े, या फिर जो मैं आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ाता हूं, जैसे अब नेक्स्ट अलंकार का टॉपिक बचा हुआ है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस तरह आप करना चाहते हैं, या फिर एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे हिस्ट्री हमने पढ़ी थी उसी तरीके से अगर आप कहोगे तो हम 1 शॉट क्लास लेकर के, ताकि कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर वो हम कवर करेंगे। तो अगर आप ये चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अगर आप डायरेक्ट चैप्टर चाहते हो तो भी मुझे बता देना। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, और पसंद तो आएगा आपको क्योंकि आपके कमेंट्स सब मेरे पास आ रहे हैं, आपका प्रेम मुझे जो मिल रहा है, आपका स्नेह जो मिल रहा है मिशन आरबीएससी को, उससे मैं अभिभूत हूँ। आप वीडियो को लाइक कर देना। वैसे आपको कहने की जरूरत नहीं क्योंकि आप कर लेते हैं, पर फिर भी कभी कभार आप पढ़ने के जल्दबाजी में भूल जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। और वीडियो को हाइप भी कर देना, जितना ज़्यादा हाइप करोगे उतना बाकी बच्चों के पास पहुंचेगा कंटेंट। दोस्तों अगला प्रश्न देखो कि देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे, विस्तार से समझाइए। तो पहला देखो, देवसेना की निराशा के 3 कारण थे। पहला क्या था, हूणों के आक्रमण से उसके पूरे परिवार का मारा जाना। हुणों ने मालवा पर, आर्यवर्त पर आक्रमण किया तो केवल देवसेना बची थी, बाकी उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया था। दूसरा क्या था, जिस स्कंदगुप्त से उसने आजीवन प्रेम किया उसने उसे ठुकरा दिया। और तीसरा, जीवन के अंतिम मोड़ में जब स्कंदगुप्त ने प्रेम प्रस्ताव रखा तब वह टूट चुकी थी और उसने उस प्रस्ताव को ठुकरा कर भिक्षावृत्ति अपना ली थी। तो ये 3 कारण थे, ये आपको लिखना, ये उसकी निराशा के कारण थे। ये 3 या 4 नंबर में बड़ा प्रश्न बन सकता है। अगला क्वेश्चन, अब देखो प्रश्न हो गए, अब थोड़ा सा मैं आपको हल्की सी थ्योरी बता देता हूं जो यहां से और प्रश्न बना सकती है। सबसे पहले तो जयशंकर प्रसाद का अगर कवि परिचय आता है तो इनका जन्म लिखना 1890
1989 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये जो है ना जयशंकर प्रसाद साहब, ये छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ हैं, या फिर इन्हें छायावाद के ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना, छायावाद के ब्रह्मा के नाम से। इनकी प्रमुख रचना है कामायनी, तो आपको विशेष रूप से याद रखनी है। फिर आंसू, लहर, झरना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये इनके नाटक हैं। अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, ठीक है ना। और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, जयशंकर प्रसाद साहब का अगर देवसेना का गीत की हम बात करें तो यह प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन देवसेना का पूरा परिवार होणों के आक्रमण में नष्ट हो जाता है। स्कंदगुप्त से प्रेम करती है पर वह विजया को चाहता है। स्कंदगुप्त अंत में वह पर्णदत्त के आश्रम में गाते हुए अपने प्रेम यानी यौवन से भ्रम से विदाई लेती है, और देवसेना के जीवन में के दुख और उसके महान त्याग को यहाँ पे जो है वो बताया गया है। अब देखो नेक्स्ट, कार्नेले का गीत जल्दी से बता देता हूं कि ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना है। स्कंदगुप्त नाटक से लिया देवसेना का, चंद्रगुप्त नाटक से लिया कार्नेलिया का। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे बैठकर भारत की प्राकृतिक सुंदरता का गान करती है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे बैठी थी, तो वो नदी सिंधु नदी है। मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, अच्छा 11th में बताया था। उत्तर भारत में देखो यहाँ पे ना हिमालय से हमारे नदियां निकलती है जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। वो है सबसे बड़ी नदी सिंधु है, उसके बाद फिर झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास है, और फिर सतलज है। तो इस तरीके की ये 7 नदियां हैं, ऊपर से सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो सबसे पहली नदी सिंधु नदी आती है। इसी सिंधु नदी के किनारे एक टेंट बनाया है इन लोगों ने, और टेंट में वहां पर एक पेड़ के नीचे कार्नेलिया बैठी है, और वहां पर ये जब प्राकृतिक सौंदर्य देखती है तो गीत गाती है, अरुण 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 ये मधु में देश हमारा, है ना। आगे बढ़ो, देखो भारत वह देश है जहाँ अजनबियों को भी आश्रय मिलता है, और अरुण यह मधुमेह देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान से इसको मिलता है एक सहारा। तो दोस्तों ये हमारा पहला चैप्टर था। कैसा लगा मुझे बताइएगा, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपके कमेंट पढ़ करके मैं नेक्स्ट क्लास ला पाऊंगा, तो कमेंट जरूर करना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को हाइप करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।